जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का यह जो है आपको चौथा टॉपिक है, ठीक है ना, यानी कि चौथा क्लास है। इससे पहले भी इसका क्या है कि आपको मतलब 3 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो यह जो स्पेशल क्लास है ना, वह आपको क्या है कि बीएसएससी का जो आपको इंटर स्तरीय जो वैकेंसी निकली है उसके लिए है। और इसके अंतर्गत आपको क्या है कि आपको जो टॉप 40 एमसीक्यू है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है, ठीक है ना, जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसका हम लोग क्या किए हैं कि संकलन करके इसमें रखे हैं, ठीक है ना। और यह जो आपका सेशन है वो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो साथियों, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र जो है वो आपको कहाँ स्थित है। तो देखिए, तो ये जो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र है साथियों, ये आपको खगरवासला में है। और खगरवासला कहेंगे कि यह है कहाँ, तो यह आपको महाराष्ट्र में है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, क्या कि देखिए, यहीं पर आपको एनडीए का भी मुख्यालय है, मतलब कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको खगरवासला में है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि बताइए कि भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र जो स्थापित हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ था वो आपको 1897 इसमें कहाँ हुआ था। तो यह आपको दार्जिलिंग में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए, एक ऑप्शन है जामनगर। तो जामनगर के बारे में याद रखिएगा कि जामनगर जो है वो आपको देश का सबसे बड़ा जो है वो आपको तेल रिफाइनरी है, ठीक है ना। तो जामनगर में कौन, तो वो आपको सेज वाला, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जामनगर का, ठीक है ना, वह आपको क्या है कि देश का सबसे बड़ा जो है तेल रिफाइनरी कारखाना जो है वह है। और यह रिलायंस के क्या है कि आपको अंदर में है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, वो कौन है। तो देखिए, तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह है आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये जो आप देख रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, इसका जो निर्माण कार्य शुरू होता है कब होता है, 1948 में। तो देखिए, तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि देश का जो है आपको सबसे पहला जो आपको नदी घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन है, तो क्या कहेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि आपको 1948 में निर्माण कार्य इसका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और दूसरी बात, आप यह भी याद रख सकते हैं कि देश की जो नदी घाटी परियोजना है उसको आधुनिक भारत का जो मंदिर कहते हैं वो आपको कौन कहते हैं, तो हम कहेंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको खगरवासला हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में, है ना, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। इसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और बाद में उसे क्या किया गया कि आपको मार दिया गया। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। और तात्या टोपे के जो आपको दोस्त थे उसका नाम था आपको नरवर का राजा मानसी। उन्होंने ही क्या किया था कि अपने दोस्त टाटिया टोपे को धोखा दिया। फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि आपको टाटिया टोपे को पकड़ लिया। और उसके बाद क्या होता है, इन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी में साथियों 18 अप्रैल क्या होता है कि आपको 1859 को जो होता है फांसी जो होता है आपको दे दिया जाता है। कहाँ, तो आपको शिवपुरी में। तो ये सब प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि टाटिया टोपे जो है क्रांति का जो नेतृत्व किए थे, ठीक है ना, वो कहाँ से किए थे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो यह जो किए थे वो आपको कानपुर से किए थे। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है, नाना साहब के साथ मिलकर किए थे। तो फिर यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है, क्या जानते हैं, नाना साहब। तो नाना साहब जो है वो आपको कानपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और क्रांति के बाद ये जो थे वो आपको मतलब कि नेपाल जो थे वो आपको भाग गए थे। तो फिर यहाँ से एक ऑप्शन आपका और है खान बहादुर खान। तो यह कहाँ से किए थे, तो यह जो किए थे वो आपको बरेली से किए थे। उसके बाद है आपको वीर कुंवर सिंह, यह क्रांति का नेतृत्व जो किए थे कहाँ से किए थे, बिहार से किए थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 1857 की क्रांति जो है किस तिथि को शुरू होती है। तो साथियों, 1857 की क्रांति जो है वो आपको 10 मई को क्या होती है कि आपको शुरू होती है, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले जो पहले सैनिक थे वो कौन थे, ये भी पूछे जाएंगे। तो वह थे आपको मंगल पांडे जी थे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है।
और 1857 का जो सिपाही विद्रोह था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आपको माना जाता है। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। साथियों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से, ठीक है ना, आपको क्या है कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो क्या किया गया था कि आपको पारित किया गया था। तो यह था आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो सबसे पहले जान लीजिए 1929 में जो आपको कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो आपको लाहौर में होता है, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं कौन करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और इसमें क्या होता है, तो पूर्ण जो स्वराज है उसका प्रस्ताव जो होता है वो आपको पारित होता है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे देखिए बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपको नहीं रहे थे, और इन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, क्या जानते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने एक ग्रंथ लिखे थे गीता रहस्य, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गीता रहस्य किनके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये आपको 1905 में क्या किए थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और यह अधिवेशन जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो यह आपको बनारस में हुआ था, और इसी बनारस अधिवेशन की ये अध्यक्षता किए थे। और ये आपको गांधी जी के क्या थे कि आपको राजनीति गुरु थे, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसकी स्थापना जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। फिर आपको मोतीलाल नेहरू, ये आपको 1928 में क्या किए थे कि कांग्रेस की जो है वो आपको अध्यक्षता किए थे, और 1928 में ही ये क्या करते हैं कि आपको नेहरू रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो यहाँ से फिर बात आती है कि क्या जवाहरलाल नेहरू जो है आपको स्वतंत्रता से पहले एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्रता से पहले आपको 3 बार कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। देखिए कब कब बने थे, तो एक आपको 1929 में, 1936 में, उसके बाद जो है 1937 में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए। तो यह अधिवेशन जो है वो आपको लाहौर में हुआ था। 1936 का जो अधिवेशन है वो आपको लखनऊ में हुआ था, और 1937 का जो अधिवेशन है वो आपको फैजपुर में हुआ था। और साथियों एक चीज याद रखिएगा कि फैजपुर जो है गांव में होने वाला क्या है कि आपको पहला अधिवेशन था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। और यह जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको रावी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये आपको लाहौर में। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 4 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। तो देखिए तो महात्मा गांधी के दर्शन से जो जुड़ा हुआ सिद्धांत है वह है आपको ग्राम पंचायतों की स्थापना, और अनुच्छेद कितने के तहत, तो 40 के तहत जो है वो आपको ग्राम पंचायतों की जो है वो आपको स्थापना जो है आपको की गई है। तो यहाँ से बात आती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को हम लोग कहते हैं डीपीएसपी। तो साथियों सबसे पहले जान लीजिए कि डीपीएसपी का जो उल्लेख है संविधान में कहाँ है, यह जान लीजिए। तो इसका जो उल्लेख है ना वो आपको भाग 4 में है, और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको 36 से 51 में है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो फिर यहाँ से बात आती है कि डीपीएसपी जो है वो आपको कहाँ से प्रेरित है। तो देखिए तो ये जो डीपीएसपी है ना साथियों, यह आपको आयरलैंड से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यानी कि अगर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो है कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा, तो आपको आयरलैंड से प्रेरित है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से जो है एक चीज और आपको प्रभावित है, जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो भी आपको कहाँ से प्रेरित है, तो आपको आयरलैंड से प्रेरित है। इसके अलावा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यह प्रक्रिया भी जो प्रेरित है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है। तो साथियों ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण समाधान, तो यह भी हमारी विदेश नीति का एक हिस्सा है, जो आपको अनुच्छेद 51 में जो है वो आपको क्या है कि आपको वर्णित है। उसके बाद है धन का एक समान वितरण, यह जो है आपको आर्टिकल यानी कि 39 के सी में जो है वो आपको वर्णित है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से
याद रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो है आपको लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना है कि आपको स्थापना करना है। तो साथियों 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है इससे, तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता जो है साथियों वो आपको कांस्य युग से क्या है कि आपको संबंधित है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इसका जो समय है कार्बन 14 विधि के अनुसार वो आपको कितना है, तो यह आपको 2500 बीसी से जो है वो आपको 1750 बीसी है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं क्या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, इसकी जो खोज हुई थी वो आपको कब हुई थी ये भी पूछे जाएंगे। तो साथियों इसकी जो खोज होती है ना वो आपको 1921 ईस्वी में, और इसके जो खोजकर्ता होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो इसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम सहनी होते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपको कैसी सभ्यता थी, तो कहेंगे शहरी सभ्यता। और यह सभ्यता जो सबसे ज्यादा अपने नगर नियोजन के लिए क्या था कि आपको मतलब जाना जाता था। यानी कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो हम कहेंगे कि यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या था कि आपको जाना जाता था। और इसका जो प्रशासन था वो आपको नगरपालिका के जैसे था। और यह जो सभ्यता थी इसका जो स्वरूप था वो आपको शहरी था। और इस सभ्यता का जो पहला खोया गया नगर था वो आपको हड़प्पा था, जिसकी खोज आपको 1921 ईस्वी में होती है। तो ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है वो आपको कौन सी रेखा है। तो साथियों भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो आपको मैकमोहन रेखा है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, ये भी तो पूछे जाएंगे। तो देखिए मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो होता है 1914 में होता है। और कहाँ होता है, तो यह आपको शिमला में होता है। और इसका जो निर्धारण करता है वो आपको सर हेनरी मैकमोहन करता है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य में है, तो कहेंगे यह आपको अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आपको है। कौन, तो आपको मैकमोहन रेखा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को पहले साथियों हम लोग क्या कहते थे कि आपको नेफा के नाम से जानते थे, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको वर्ष 1987 में जो है क्या हुआ था कि आपको अब भारत का राज्य बना था। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फिर इसमें देखिए रेड क्लिफ रेखा। तो भाई मेरे ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये आपको किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये आपको रेखा है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण जो है वो आपको कब हुआ था, तो देखिए तो इसका निर्धारण जो हुआ था यह आपको 1947 में हुआ था। सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका क्या किया गया था कि आपको निर्धारण किया गया था। डूरंड रेखा कहेंगे, तो यह आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या है कि आपको बीच है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए फिर यहाँ से कई सारे देश है जिसकी राजधानी आपको याद रखना है। जैसे देखिए पाकिस्तान, इसकी राजधानी आपको इस्लामाबाद। उसके बाद है आपको अफगानिस्तान, इसकी राजधानी जो है काबुल है। क्या है, काबुल है। चीन की राजधानी जो है आपको बीजिंग है। तो ये सारी चीज याद होनी चाहिए। लेकिन भारत और चीन के बीच में क्या है कि आपको एक और जो है आपको सीमा रेखा है, ठीक है ना, जिसको आपको चाइना मानता है, उसको हम लोग कहते हैं LAC। क्या कहते हैं, LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह आपको भारत और चीन के बीच है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है आपको LOC भी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा जो है वो आपको गुजरती है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। और यह काल्पनिक रेखा आपको 13 देशों से होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है। तो इसमें जो दिए गए आपको समूह है उसमें से आपको कोलंबिया, केनिया और आपको क्या है कि इंडोनेशिया से होकर जो है आपको ये जो भूमध्य रेखा है वो आपको गुजरती है। तो इसमें से कोलंबिया देखिएगा तो ये आपको दक्षिण अमेरिका का देश है। केन्या देखिएगा अफ्रीका का देश है। इंडोनेशिया देखिएगा तो ये आपको मतलब एशिया का देश है, ठीक है ना। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है
कि एशिया महादेश के और भी कोई देश है जिससे होकर यह गुजरती है। तो देखिए एशिया महादेश के एक देश है आपको मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है ना, किराबाती, इस सबसे होकर गुजरती है। वहीं अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और आपको जो ब्राजील है, क्या है, ब्राजील है, उससे होकर क्या होती है कि आपको गुजरती है। और ब्राजील कहेंगे तो क्या कहिएगा कि आपको मतलब कि दक्षिण अमेरिका का जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको देश है। तो यहाँ से कुछ ही जो आपको सुनाया जा रहा है उसको भी आपको क्या करना है कि अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इधर देखिए कुछ देशों की राजधानी आपको जान लेना है। जैसे देखिए कि आपको वेनेजुएला, इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ है बताइए। तो यह आपको कराकस, उसके बाद है इथोपिया, इसकी राजधानी जो है आदिस अबाबा, उसके बाद है आपको इंडोनेशिया, इसकी जो राजधानी है वो आपको जकार्ता है। तो ये सारे चीज आप याद रखेंगे। राज्य राजधानी से भी क्या होंगे कि आपको क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कितने देशों से होकर गुजरती है मतलब भूमध्य रेखा, तो कहेंगे आप 13 देशों से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए 8 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वह आपको किसने किया था। तो साथियों संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी ने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को क्या है कि जो नीति थी उस नीति के खिलाफ इन्होंने शुरू किया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था, 1974 में। कहां से दिया गया था, तो याद रखेंगे पटना के गांधी मैदान से। फिर यहाँ से जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें जो है आपको 1965 में जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1998 में जो है वो आपको भारत रत्न से क्या है कि आपको सम्मानित किया गया था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने भारतीय राजनीति पर आधारित एक पुस्तक लिखे थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसे आपको याद रखना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, इनके बारे में याद रखिएगा। ये संविधान बनाने वाली जो सबसे प्रमुख समिति थी, प्रारूप समिति, इसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछे जाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो आपको कहाँ से हुआ था। इनका निर्वाचन जो है प्रारंभ में जो हुआ था वो आपको पूर्वी बंगाल से, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब क्या होता है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है तब फिर से इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको बम्बई के पूना सीट से होता है। तो इसलिए देख लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर प्रारंभ में पूछा जाएगा तो पूर्वी बंगाल से, सीधे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो आपको बम्बई से। भगत सिंह, इनकी जो शहादत है वो आपको 23 मार्च 1931, इसे आपको याद रखना है। महात्मा गांधी 1924 में क्या हुए थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में बने थे ये भी आपको याद रखना है, आपको बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, या बेलगांव अधिवेशन जो कि आपको कर्नाटक में हुआ था, इसी अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि गांधी जी को कई सारे नामों से क्या है कि आपको संबोधित किया गया है। जैसे देखिए कि इन्हें जो है आपको राष्ट्रपिता जो है ये भी कहा गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपिता के अलावे जो है इन्हें क्या कहा गया है, तो आपको बापू कहा गया है। बापू के अलावे जो है इन्हें जादूगर जो है वह भी आपको कहा गया है। इन्हें मलंग बाबा के नाम से भी है आपको जाना जाता है। इसके अलावे इन्हें सदी का जो है वो आपको महापुरुष क्या है, सदी का महापुरुष जो है इन्हें कहा गया है। तो देखिए ये सभी चीज आपको याद रखना है। इसके अलावे इन्हें जो है और भी चीज कहा गया, जैसे आपको महात्मा कहा गया। तो देखिए तो इन्हें ये उपाधि देने वाले जो व्यक्ति सब थे वो कौन कौन थे, इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए कि इन्हें राष्ट्रपिता जो कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, नोट करते चलिएगा। बापू इन्हें कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जादूगर इन्हें कहे थे शेख मुजीबुर रहमान। मलंग बाबा जो कहे थे वो आपको खुदाई खिदमतगारों ने। सदी का जो महापुरुष कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा कहते रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहते आपको विंस्टन चर्चिल। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर का लेखक जो है वो आपको कौन है। तो देखिए तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है वो आपको कौन है, तो याद रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये विंग्स ऑफ फायर, इसके अलावा इंडिया विजन जो है ये लिखे हैं इग्नाइटेड माइंड्स, इस सबके जो लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। और इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और ये देश के 11वें क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसके अलावा देश के कितने राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति। और 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल क्या था ये भी याद रखिएगा, 2002 से, ठीक है ना, 2007 जो है इनका
कार्यकाल था। और इन्हें हम लोग जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। अरुंधति राय, ठीक है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके क्या है कि आपको एक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद है आपको जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक पुस्तक लिखे थे। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि डिस्कवरी ऑफ क्या है कि आपको इंडिया जो है कौन लिखे हैं, तो क्या कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखे थे, तो अहमदनगर जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कहेंगे, तो यह कौन लिखे हैं, तो यह आपको यानी कि अरुंधति राय जो है, इन्हीं ने क्या किया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल जो थिंग्स है, क्या है, थिंग्स है, यह क्या किए थे कि आपको लिखे थे। तो ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 9 नंबर प्रश्न, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। राजीव गांधी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 1984 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं। 1989 तक इनका कार्यकाल है। जिस समय ये राष्ट्रपति बनते हैं उस समय इनकी जो आयु होती है मात्र आपको 40 वर्ष होती है। और इन्हीं के समय में जो होता है आपको दल बदल कानून जो होता है वो आपको बनता है। तो यहाँ से बात आएगी, दल बदल कानून कब बना था, 1985 में। याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दल बदल का जो संबंध है वो आपको किस अनुसूची से है, तो कहेंगे आपको 10वीं अनुसूची से, मतलब अनुसूची से। तो ये सारा चीज जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और राजीव गांधी को ही भारत में कंप्यूटर लाने का क्या होता है कि आपको श्रेय जो है वो आपको दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सुनिए। कह रहा कि भाखड़ा नंगल बांध जो है वो आपको किस नदी पर है। तो भाई मेरे देखिए कि ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, आप इसका जो आंसर है वो आप दे सकते हो कि यह किस नदी से पर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो भाखड़ा नंगल बांध है वो आपको किस नदी पर, देखिए तो ये हो जाएगा आपको सतलज नदी पर। और यह जो है आपको पंजाब राज्य में जो स्थित है। और याद रखिएगा कि भाखड़ा नंगल बांध जो है यह भारत का क्या है कि आपको सबसे जो है वह आपको ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 10, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये जो सतलज नदी है इसकी जो उत्पत्ति होती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है आपको एक झील है जिसका नाम है आपको राकसताल झील। वहीं से इसकी क्या होती है कि आपको उत्पत्ति होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और पंजाब के निर्माण में सतलज नदी की जो होती है सबसे क्या होती है कि आपको अहम भूमिका होती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं रावी, सतलज, चेनाब, ये सभी जो है आपको क्या है, सिंधु की जो है वो आपको क्या है कि आपको सहायक जो है वो आपको नदियां है। तो इन सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा और भी नदी सब पर कई सारी परियोजना है, उसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आप क्या याद रख सकते हैं, जैसे फरक्का परियोजना जो कि आपको किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये जो देख रहे हैं फरक्का परियोजना साथियों, यह आपको यानी कि गंगा नदी पर है। किस पर है, गंगा नदी पर। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो फरक्का परियोजना है यह आपको भारत और किसके बीच है, तो कहेंगे आपको बांग्लादेश के बीच जो है आपको एक जल समझौता को लेकर है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको दुलहस्ती परियोजना, क्या है, दुलहस्ती परियोजना जो कि आपको चिनाब नदी पर है। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पर है। तो देखिए ये जो दुलहस्ती परियोजना है, ठीक है ना, देखिए तो यह आपको चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चेनाब नदी पर। तो देखिए तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दुलहस्ती परियोजना के अलावा आपको एक परियोजना और है सलाल परियोजना। क्या है, सलाल परियोजना। तो साथियों सलाल परियोजना भी जो है वो आपको क्या जानते हैं, वो आपको चेनाब नदी पर है। तो ये जो देख रहे हैं आप 10 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सतलज नदी हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको बताइए कि रंजीत सागर बांध जो है वो आपको किस नदी पर है। तो देखिए तो ये जो रंजीत सागर बांध है वो आपको क्या जानते हैं, तो यह आपको रावी नदी पर है। रंजीत सागर क्या कहेंगे, तो आपको बांध। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से पूछेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है कौन है, तो कहेंगे टिहरी बांध, जो कि आपको क्या है कि आपको मतलब भागीरथी और भिलांगना नदी के जो है आपको संगम पर स्थित है। तो साथियों सारे चीज आपको याद रखना है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए 11 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कलहन द्वारा रचित क्या है कि आपको रात तरंगिणी में वर्णन जो है किसका है। तो देखिए कलहन द्वारा रचित रात तरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या किया गया है कि आपको चर्चा किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपको कलहन है, क्या है, कलहन है, ठीक है ना। तो कलहन ने क्या किया था कि आपको कश्मीर के इतिहास को क्या किया था कि आपको क्रमबद्ध लिखा था। तो फिर यहाँ से बात आती है कि रात तरंगिणी की जो भाषा है वो आपको क्या है। तो साथियों रात तरंगिणी की जो भाषा है ना, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो ये आपको संस्कृत भाषा में क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। फिर है आपको
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन थे। देखिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा आपको इंडिका से मिलती है। किससे मिलती है? इंडिका से मिलती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र है इसके जो लेखक है वो आपको कौन है? तो इसके जो लेखक है ना वो आपको चाणक्य है। क्या है? चाणक्य है। इसी के जो लेखक है वो आपको कौटिल्य है। क्या है? कौटिल्य है। या इसी का लेखक जो है वो आपको विष्णुगुप्त है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, विष्णु यानी कि गुप्त। उसके बाद है इंडिका के जो लेखक है वो आपको कौन है? इंडिका के लेखक जो है वो आपको मेगास्थनीज है। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हो जाएगा आपको राइट आंसर। अब हम चलते हैं 12 में। देखिए और ये क्वेश्चन सब जितने भी है ना 2011 के बीएसएससी में पूछे गए प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न जो है वही सब इसको क्या किए हैं कि आपको उठाए हैं। तो देखिए अब करा है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? तो देखिए साथियों राजा राम मोहन राय जो थे ना वो आपको ब्रह्म समाज के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो फिर यहाँ से बात आती है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो आपको 1828 में होती है। और ये जो आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय, इन्हें जो है भारत में आधुनिक पुनर्जागरण का क्या है कि आपको पिता कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था कि 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा है उस सती प्रथा को क्या किया गया था कि आपको प्रतिबंधित किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि सती प्रथा को जो प्रतिबंधित किया गया था किसके प्रयास से? तो कहेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयास से। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे प्रतिबंधित किया था। आर्य समाज इसकी जो स्थापना होती है 1875 ईस्वी में किनके द्वारा होता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसकी स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन इसकी जो स्थापना करते हैं वे आपको स्वामी विवेकानंद जो है वो आपको करते हैं। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि किनके जन्म दिवस पे जो होते हैं वो आपको यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। तो साथियों 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो है वो आपको मनाए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो प्रार्थना समाज है इस प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है वो आपको किसके द्वारा? तो आत्माराम जो पांडुरंग होते हैं, क्या होते हैं? आत्माराम, ठीक है ना, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या है? पांडुरंग। इन्हीं के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं सब कहीं ना कहीं जो है आपको समाज सुधार के लिए क्या था कि आपको बना था। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है कि मैगीनॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच जो है वो आपको स्थित है? तो साथियों ये जो मैगीनॉट रेखा है ना वो आपको जर्मनी और क्या कहेंगे कि आपको फ्रांस के बीच जो है वो आपको स्थित है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सॉरी सी, वो सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो है आपको सीमा रेखा से भी प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देगा ड्यूरेंट रेखा, तो यह क्या है? जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ रेखाओं के नाम जिसको आपको जान लेना है। देखिए तो ये हो जाएगा आपको यानी कि ड्यूरेंट रेखा, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए ड्यूरेंट रेखा के बाद एक याद रखिएगा 17वीं समानांतर रेखा। क्या है? समानांतर रेखा। उसके बाद जो जाएगा साथियों एक और याद रखिएगा 49वीं जो है वो आपको समानांतर रेखा है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो जाएगा आपको एक रेखा और याद रखना है 38वीं समानांतर रेखा। क्या है? 38वीं समानांतर रेखा। तो देखिए तो ये सब किसके बीच है थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि सबको लिखना यहाँ पे संभव नहीं है। तो देखिए ड्यूरेंट रेखा जो है ये आपको अफगान, क्या है? अफगान, ठीक है ना, देख लीजिए अफगान मतलब अफगानिस्तान, और इसके अलावा आपको पाकिस्तान के बीच है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 17वीं समानांतर रेखा ये आपको उत्तरी वियतनाम और आपको दक्षिणी वियतनाम के बीच क्या है कि आपको स्थित है। तो देखिए उत्तरी वियतनाम और क्या कहेंगे दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है आपको स्थित है। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा जो है वो आपको क्या है कि अमेरिका और कनाडा के बीच जो है वो आपको स्थित है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपको 38वीं समानांतर रेखा ये आपको नॉर्थ कोरिया और इसके अलावा जो है आपको साउथ कोरिया उसके बीच क्या है कि आपको स्थित है। तो सब आपको याद रखना है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि सतलुज नदी का उद्गम जो है वो आपको कहाँ होती है? तो देखिए तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है ना वो आपको चीन में होता है। चीन में एक जगह है आपको क्या जानते हैं कि मानसरोवर झील के पास राकसताल झील, उसी से इसकी क्या होती है कि आपको उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि ये जो हिमालय पार की नदियां है वो कौन कौन है? तो देखिए सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया। तो ये सब आपको क्या है जानते हैं हिमालय पार की नदियां है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को क्लास जो है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या कह रहा है, देखिए तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब तैयार किया था? देखिए, तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था कि आपको तैयार किया गया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको क्या है? तो इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है ना साथियों, वो आपको तिरंगा है, और तिरंगा का जो अनुपात है वो आपको 3:2 है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है कौन तैयार किया था, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो आपको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। और संविधान सभा का गठन जो होता है कब होता है? 1946 में। किस मिशन के आधार पर? तो कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और इसी ने भारत में क्या किया था कि आपको संविधान का निर्माण करवाया था, मतलब निर्माण किया था। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो ये सारे चीज जो है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना, और कुछ चीजों को और भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, मतलब कि भारत के राष्ट्रगान के बारे में जो है अब से पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत का राष्ट्रगान जो है ना साथियों, पहली बार जो गाया गया था वो आपको 1911 में, देखिए कितना में गाया गया था? 1911 में। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए आपको कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी कलकत्ता अधिवेशन में इसको क्या किया गया था कि आपको गाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो भतीजी थी उन्होंने इसे क्या किया था कि आपको गया था। तो यहाँ से बात आती है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपको क्या है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपको जन गण क्या है कि आपको मन है। और इस जनगण मन के जो रचयिता है वो कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और इसके जो गायन की अगर हम अवधि बात करते हैं, क्या करते हैं? गायन अवधि के। तो राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है ना वो आपको कितनी है जानते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रगान का जो गायन अवधि है वो आपको कितना है? तो ये आपको 52 सेकेंड है। और संक्षिप्त में कहेंगे तो वो आपको 20 सेकेंड है। तो इसे आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है क्या कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और भी वर्ष है जिसे देख लीजिए, 1945 में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। 1947 में याद रखिएगा कि एशियाई संबंध सम्मेलन का क्या होता है कि आपको आयोजन होता है, ठीक है ना। और इसी एशियाई संबंध सम्मेलन से क्या होता है कि धीरे धीरे गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या होती है कि आपको नींव पड़ती है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो थे जनक कौन माने जाते हैं? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो आपको माने जाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है 1970 के दशक में, कहाँ से होती है? तो यह हमारे गुजरात राज्य से जो है आपको होती है। तो सारे चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जो मृत्यु होती है वो आपको कब होती है? तो याद रखेंगे 2012 में। और इन्हें हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में, क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो कौन है? तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो आपको बिहार है। और बिहार का जो साक्षरता दर है 63.82% है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे का सारा डाटा 2011 के अनुसार है। दूसरी बात कि बिहार जो है आपको यहाँ का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है। तो अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि बताइए कि सबसे जनघनत्व अधिक वाला जो आपको राज्य है वह कौन है? तो देखिए तो सबसे अधिक जो जन घनत्व है वो आपको बिहार का है। किसका है? बिहार का। 1106 व्यक्ति जो है वो आपको प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसे आपको याद रखना है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछेंगे तो वो आपको कौन है? तो केरल है। केरल की साक्षरता दर 93.91% है। और ये सारा डाटा 2011 के अनुसार है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा क्या कि उत्तर प्रदेश, तो देखिए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो आपको राज्य है कि यहाँ पे सबसे अधिक क्या है कि आपको जनसंख्या है। उसके बाद जो है आपको राजस्थान, यह सर्वाधिक आपको क्षेत्रफल वाला जो है वो आपको
राज्य है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि इसका जो एरिया है वो आपको सबसे अधिक है, और इसी राजस्थान में जो है सरसों अनुसंधान केंद्र है, उसे आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश है तो याद रखिएगा यह आपको मक्का का क्या है कि आपको सबसे बड़ा जो है वो आपको उत्पादक राज्य है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है जिसे आपको अच्छे से देखना है। तो 2011 का जो आपको जनगणना है उसे आपको देख लेना है, क्योंकि जनगणना से भी कई सारे प्रश्न जो है वो आपको आते हैं, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो साथियों आसियान का सदस्य जो है इसमें से आपको बांग्लादेश नहीं है। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आसियान है क्या है, आसियान है। इस आसियान का गठन कब होता है, तो आपको 8 अगस्त 1900 कितना को, तो आपको 67 को आसियान का क्या होता है, तो आपको गठन होता है। तो साथियों फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो देखिए तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता में, और जकार्ता कहाँ है तो कहेंगे ये आपको यानी कि इंडोनेशिया में है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि आसियान में जो है सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं, तो इसे आपको याद रखना है। तो साथियों आसियान में जो सदस्य देश है वो आपको 10 है। क्या है, 10 है। देखिए कितने हैं सदस्य, तो आपको 10 है। और भारत जो आसियान का पूर्ण संवाद भागीदार जो बना था, कब बना था, तो यह आपको 1996 में। तो इसके सदस्य देशों को हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके सदस्य देशों को याद रखने के लिए मेरे भाई एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आपको याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, इस क्या याद रखना है, इस दिख रहा होगा आप लोगों को, इस फिल्म क्या है, फिल्म में क्या है, में क्या है जानते हैं, तो आपको कथा भी बुरू नहीं है। क्या है, कथा भी बुरू नहीं है। यहीं से आपको सारा चीज जो है वो आपको बन जाएंगे। देखिए तो कह रहा है कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए तो इससे जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद स से जो हो जाएगा वो आपको सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद है फ से फिलीपींस। देखिए और यहीं से सारा चीज जो है वो आपको निकल जाएंगे। उसके बाद है ल से आपको लाओस हो जाएगा, और म से जो है वो आपको मलेशिया। क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद में से जो है वो आपको म्यांमार हो जाएंगे, और इधर देखिएगा क से ये आपको कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। थ से साथियों ये आपको थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। बी से जो हो जाएगा वो आपको वियतनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए आसियान में सदस्य देश कितने हैं, तो क्या कहिएगा 10। कौन नहीं है, कौन है, तो इसे आपको देख लेना है। तो इसके संस्थापक सदस्य 5 थे, बाकी 5 देश जो होते हैं वो आपको बाद में जुड़ते थे। देखिए तो 5 देश बाद में कौन को जुड़ते थे, जैसे देखिए ब्रुनेई यह आपको 1984 में जुड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको लाओस यह आपको 1997 में जुड़ा था। उसके बाद है आपको म्यांमार, यह भी आपको 1997 में जुड़ा था। वियतनाम जो है 1995 में जुड़ा था, और कम्बोडिया जो है 1999 में जुड़ा था। तो देखिए ये सब बाद में जुड़ा था, बाकी जो बच गया वही इसके क्या हो गया, संस्थापक सदस्य हो गए। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है सी, और राइट आंसर हो जाएंगे। और यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। आगे चलिए क्या कह रहा है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो देखिए तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे वो आपको बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे यह भी जान लीजिए। तो देखिए ये जो आपको राजेंद्र प्रसाद जी है ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे वह कब तक, तो याद देखिएगा 1950 से जो है 1962 तक के जो है ये भारत के क्या रहे थे कि आपको राष्ट्रपति रहे थे, और पहले राष्ट्रपति थे। क्या थे, पहले राष्ट्रपति। और इन्हें जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इन्हें हम जो है आपको अजात शत्रु के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें जो है आपको देश रत्न के उपाधि जिससे भी से मतलब इन्हें नवाजा गया है। तो ये सारी चीज आपको याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा इन्हें क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को जो होता है देश का प्रथम राष्ट्रपति जो होता है वो आपको चुना जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है क्या कि जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, ठीक है ना, इनकी जो समाधि स्थल है, क्या है, समाधि स्थल है वो आपको कहाँ है। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होंगे वो आपको पूछ दिए जाएंगे। तो देखिए तो इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको कहाँ होती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु जो होती है वो आपको पटना में होती है। कहाँ होती है, पटना में, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सब पूछे जाएंगे। और इनकी समाधि स्थल जो है वो आपको महाप्रयाण घाट है जो कि आपको पटना में। तो सब कुछ आपको याद रखना है। चलिए और भी राज्य इसकी हम लोग क्या करते हैं कि आपको विश्लेषण करते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, मध्य प्रदेश दाल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसको हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते थे। यहाँ से याद रखिएगा हार्ट ऑफ
इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको यानी कि मध्य प्रदेश को। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि जूट का सबसे बड़ा जो है आपको उत्पादक राज्य। इसके अलावा साथियों चावल का भी जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपको राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको राइट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 21 में क्या करें, सुनिए। कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो साथियों सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जो जन्म हुआ था ना वो आपको पटना साहिब में कब हुआ था? 1666 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इनकी जो हत्या कर दी जाती है वो आपको 1708 ईस्वी में कहाँ कर दी जाती है? तो वो आपको नांदेड़ में। कहाँ कर दी जाती है? नांदेड़ में। इस बात को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो आपको खालसा पंथ की स्थापना करते हैं कब, जानते हैं? तो वह आपको 1699 ईस्वी में। और ये तेग बहादुर जी के पुत्र थे, यानी सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं तेग बहादुर जी, उनके ये क्या थे कि आपको मतलब पुत्र थे। तो साथियों ये सभी चीज जो है आपको अच्छे से याद रखना है। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देख लें कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था खाद्य और कृषि विभाग था, ठीक है ना। उसके बाद विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल का विभाग जो था वो आपको पंडित नेहरू के पास था। किनके पास था? पंडित नेहरू के पास। तो इसे आपको याद रखना है। अंतिम सरकार की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद है रक्षा विभाग जो था वो आपको किनके पास था? तो देखिए तो रक्षा विभाग जो था वो आपको बलदेव सिंह जी के क्या है कि आपको पास था। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सभी जो हम बोल रहे हैं ना ये आपको किसका बोल रहे हैं जानते हैं? तो आपको अंतरिम सरकार का बोल रहे हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों याद रखिए कि अंतिम सरकार का गठन जो होता है वो आपको कब होता है? तो यह आपको 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार का गठन होता है। लेकिन यह अंतिम सरकार जो है पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो शपथ लेता है वो आपको 2 सितंबर 1946 को, ठीक है ना। तो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक जो है वो आपको अंतिम सरकार जो होता है वो आपको कार्य करता है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था किस योजना के आधार पर? तो कहेंगे आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और यह कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आता है जानते हैं? तो आपको 1946 में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर क्या करेंगे बताएंगे। चलिए देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि आपको इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश जो है कौन है साथियों? तो वह है आपको नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद और भी देश है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी जो है आपको वियना है। याद रखिएगा क्या है? वियना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी बर्न है। राज्य राजधानी में पूछे जाते हैं। नीदरलैंड इसकी राजधानी जो है आपको 2 है, द हेग है। इसके अलावा आपको एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम जो है इसकी क्या है कि आपको राजधानी, 2 राजधानी इसकी हो गई। कनाडा की जो राजधानी है वो आपको ओटावा हो गया। क्या हो गया? ओटावा। तो देखिए तो इच्छा मृत्यु को जो है आपको क्या है कानूनी रूप देने वाला जो पहला देश है वो आपको कौन है? तो कहेंगे आपको यानी कि नीदरलैंड है। तो 23 का सही आंसर आपको नीदरलैंड हो जाएगा। चलिए 24 में चलते हैं। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा जो है आपको प्रसिद्ध हुआ है? तो देखिए तो इसमें जो आनंद मठ के जो उपन्यास है, आनंद मठ उपन्यास, ठीक है ना, उस उपन्यास को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी उपन्यास से जो है भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो आपको आनंद मठ नामक उपन्यास है इससे जो है आपको सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्धि मिली थी। तो यहाँ से एक बात आती है कि सन्यासी विद्रोह जो है किस अवधि में चली थी? तो साथियों सन्यासी विद्रोह जो है 1766 से लेके आपको 1800 तक जो है वो आपको चला था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो आपको सन्यासी विद्रोह है इस सन्यासी विद्रोह के जो आपको नेता थे वो आपको कौन थे? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके जो नेता थे वो आपको केना सरकार थे। कौन थे? केना सरकार थे। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और यहीं से जो है आनंद मठ उपन्यास से ही भारत का जो राष्ट्रगीत है वो आपको वंदे मातरम, इसे क्या किया गया कि आपको लिया गया है। तो साथियों यहाँ से प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम जो है कौन लिखा है? तो देखिए तो वंदे मातरम जो है आपको यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था वो आपको 1896 में कहाँ तक? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और संविधान सभा द्वारा इसे भी जो अपनाया जाता है
वो आपको 24 जनवरी 1950 को, और वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का क्या होता है कि आपको समय लगता है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से और भी चीज है जो आपको जानना है, जैसे भील विद्रोह कब हुआ था, तो 1825 से 1831 के बीच में जो है साथियों ये आपको होता है। तो ये डेट आपको याद रखना है कि 1825 से 1800 आपको 31, और इसके जो नेता होते हैं वो आपको कौन होते हैं, ठीक है ना। तो सेवाराम जो होते हैं, ठीक है ना, सेवाराम इसके क्या होते हैं कि नेता होते हैं। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो राइट है। चलिए 25 में कह रहा है कि इंसुलिन जो है वो आपको उत्पादित जो होता है वो आपको किसके द्वारा होता है। तो देखिए कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत, पेनक्रियाज। तो देखिए तो ये जो इंसुलिन है वो आपको किसके द्वारा मतलब उत्पन्न होता है, तो आपको पेनक्रियाज के द्वारा जो होता है उत्पन्न होता है, यानी कि अग्नाशय के द्वारा जो होता है ये आपको उत्पन्न होता है। तो इसको आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और भी जान लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की जो हड्डियां है वो आपको क्या है। तो साथियों मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां है वो आपको कौन है, तो आपको फिबुला और आपको टिबिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो भी हड्डियां है आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है छपेंगे, ठीक है ना, हर हाल में, क्योंकि यहाँ से यह पूछा गया है, ठीक है। चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यानी करने का मतलब हुआ कि आपको जो शाम होते हुए जो नहीं दिखते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपको कहते हैं। तो ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो आपको क्या है, तो आपको गाजर है। तो हमें जो है विटामिन ए के जो सोर्सेज है उसका क्या करना चाहिए कि आपको प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम नाइट ब्लाइंडनेस से बच सके। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको राइट है। चलिए 28 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि वायु का वेग जो है संबंधित है किससे। तो देखिए तो वायु का जो वेग है साथियों वो जो संबंधित है वो आपको दाब जो आपको प्रवणता है इससे क्या है कि आपको संबंधित है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या है कि घूम रहा है। तो यहाँ से इसका कोई रिलेशन जो है नहीं बन रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगाने से ये सब नहीं है। और ये जो देख रहे हैं दाब प्रवणता के कारण ही आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात जैसे जो है आपको क्या होता है कि आपको मौसमी दशाएं जो है वो आपको घटती है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से देख लेना है। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में, वो क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में जो है आपको क्या है कि रक्तचाप जो होता है आपको नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो आपको इसको क्या करना है कि बढ़िया से देखना है। तो आप लोग इसे देखिए, ठीक है ना, और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में जो है आप जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए जो है आपको खुला हुआ है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो देखिए अधिवीर ग्रंथि का रहा है, थायराइड का रहा है, थाइमस का रहा है, पित्तपिंड का रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपको अधिवीर ग्रंथि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है थायराइड ग्रंथि। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि इसमें सूजन होने के कारण ही क्या होता है कि आपको गलकंड नामक जो रोग है वो आपको होता है। और ये जो गलकंड नामक रोग होता है वो आपको आयोडीन की कमी से होता है। तो 29 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं इसमें क्या कह रहा है सुनिए कि कंप्यूटर में वायरस जो होता है क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस जो होता है वो आपको एक प्रोग्राम होता है। तो ये सब आपको क्या है कि मतलब आपको कॉमन क्वेश्चन सब है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जनरल साइंस, इसके अलावा आपको जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपको चर्चित क्वेश्चन है उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 में कह रहा है कि अधातु है सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्यों, तो इसके पीछे कारण होता है कि इसमें जो होता है शिथिलता बद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको पाए जाते हैं, इसीलिए आपको एकमात्र धातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या होता है कि आपको सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है। तो साथियों भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो आपको एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न है कि ये जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत भारत में कब होती है। तो ये आपको 1960 के दशक में अर्थात
66-67 में क्या होता है कि हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भारत में, वो आपको गेहूं की फसल पर जो है आपको सर्वाधिक जो होता है आपको प्रभाव पड़ता है, और सबसे कम प्रभाव जो पड़ता है वो आपको दलहन पर पड़ता है। तो इसको आपको याद रखना है। हरित क्रांति से सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य है शुरू के, वो आपको पंजाब, पंजाब के अलावा जो हो जाएगा वो आपको हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको अमेरिकी नागरिक थे। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 32 का सही आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, तो लव शब्द जो है ना वो आपको टेनिस से क्या है कि आपको संबंधित है। तो इसको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से आपको संकेत मिल रहा है कि जो खेल से संबंधित है, विभिन्न खेल से संबंधित शब्द, उसको आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है। जैसे टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, पोलो हो गया, ठीक है ना, बिलियर्ड्स हो गया। इसके अलावा और भी खेल है, तो खेल से संबंधित चीजों को आपको देख लेना है। और इसका जो एक आपको बढ़िया वीडियो जो है आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा सा क्या है कि स्टैटिक जीके में भी हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज भी कुछ चीजों को लेकर आएंगे। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। क्या कह रहा है सुनिए कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का जो अर्थ है वो आपको क्या है। तो देखिए, तो यहाँ से कुछ पूर्ण रूप जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ पूर्ण रूप को याद कर लीजिएगा। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं सिम, तो सिम का पूर्ण रूप होगा क्या था, सब्सक्राइब, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो देखिए, तो मनुष्य के जो रेटिना होते हैं, ठीक है ना, उस रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपको वास्तविक और उल्टा होता है। और मनुष्य का जो आपको आंख होता है वो आपको 576 मेगा पिक्सल का होता है, ठीक है ना, जो आपको अनंत दूरी तक क्या है कि आपको देख सकता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 36 में। देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो हो जाएगा वो आपको मीथेन हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस जो है हमेशा आपको क्या होता है कि पेट्रोलियम के धुआं से ही क्या होता है कि आपको पाया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम पूछेंगे एलपीजी, तो ये आपको आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का क्या होता है कि आपको मिश्रण होता है। तो सारे चीज आपको याद रखने हैं। तो 36 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो साथियों, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए जो होता है मैग्नीशियम की क्या होती है कि आपको आवश्यकता होती है। तो इस सब का जो संकेताक्षर है उस सबको भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब हुआ कि इसके जो रासायनिक सूत्र है ये सब भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसका जो संकेताक्षर है वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है बताइए। तो वो आपको दूध है, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है। चलिए, और कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि आपको दांतों में पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसे आपको बढ़िया से देखना है। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 में। क्या निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो देखिए, मंदक का काम जो करता है नाभिकीय रिएक्टर में वो आपको भारी जल करता है। कौन करता है, भारी जल, ठीक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित जो भी चीज है मंदक सब होगा उसको आपको देख लेना है। नाभिकीय जो खनिज होंगे उसे आपको देख लेना है। अब देखिए, ये टॉपिक सब जो है ना आपको संकेत कर रहा है कि आपको इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो 38 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि चीनी यात्री हेनसेंग ने भारत भ्रमण किया था किसके समय में। तो देखिए, तो ये जो हेनसांग है ये भारत आया था 629 में, और 644 तक ये क्या हुआ था कि आपको भारत रहा था। तो ये किसके समय में जानते हैं। तो ये आपको हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और हर्षवर्धन का संबंध कहेंगे तो ये आपको पुष्यभूति वंश से, किस वंश से है, पुष्यभूति वंश से। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अशोक का शासन काल तो ये आपको 273 से क्या है 273 बीसी से जो है वो आपको 236 बीसी, कहीं कहीं 233 भी मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है 300 आपको 22 बीसी से जो है 298 बीसी। इसे आपको देख लेना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वो क्या है तो 375 बीसी से जो है वो आपको 414 बीसी है। इसे आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते हैं तो आपको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो आपको इन्हीं का। और ये सारा क्वेश्चन 2011 के बीएसएससी के एग्जाम में जो आपको पूछे गए हैं उसी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। अब हम आगे चलते, देखिए कह रहा है कि वैश्विक तापमान
के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स, ठीक है ना, लगाया जाने का प्रयास करने वाला विश्व का पहला देश जो है कौन है? तो वह आपको जानते हैं न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी विलिंगटन है। जापान की राजधानी टोक्यो, जर्मनी का जो है बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। तो यहाँ से राज्य राजधानी भी आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको राइट हो जाएंगे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।